ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? क्या खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक ओवरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा 4 से 5 स्ट्रक्चर्स के अंदर बात करेंगे। एक स्ट्रक्चर ये है कि सी पैक का ओवरऑल आइडिया क्या है, सी पैक का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह सी पैक पाकिस्तान पहुंचा, ओवरऑल सी पैक किस तरीके से चाइना को पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है, सी पैक में कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, इसको गेम चेंजर क्यों कहते हैं। तो ये सारी डिस्कशन होगी और आज हमने फोकस किया हुआ है कि जो सी पैक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे और उसमें दस्तयाब जो भी अवेलेबल मालूमात होगी और जो भी अपडेटेड मालूमात होगी वो आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पर्सपेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंपोर्ट में अगर आप कहें तो चाइना अपनी 86% जो ऑयल की नीड है वो पूरी करता है इंपोर्ट करके ऑयल। तो ऑटोमेटिकली उसको ऑयल चाहिए होता है मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वहाँ से। जब वो मिडल ईस्ट से ऑयल चलता है तो वो मिडल ईस्ट से क्रॉस करता है, गल्फ ऑफ ओमान क्रॉस करता है, देन वो आपके सामने अरेबियन सी क्रॉस करता है, देन कंप्लीट इंडिया क्रॉस करता है और उसके बाद वो साउथ चाइना पहुंचता है। इस पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो चाइना को डेज कंज्यूम होते हैं वो तकरीबन नियर अबाउट 45 to 50 डेज होते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले पे अगर एक सिल्क रूट बनाया जाता है जिसके थ्रू ओमान के बिल्कुल करीब गवादर मौजूद है, तो अगर गवादर से रोड नेटवर्क के थ्रू या रेल रोड नेटवर्क के थ्रू ये चीज़ जो है वो चाइना पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करती है और पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके चाइना पहुंचती है, तो ये तकरीबन नियर अबाउट 10 डेज की सेविंग आती है ऑयल के अंदर। अच्छा, अब ये मामला सिर्फ ऑयल का नहीं होता। जब आपने एक रोड नेटवर्क बना लेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो चाइना से पूरी दुनिया को ट्रेड की जा रही हैं वो भी इन रूट से एक्सपोर्ट भी होंगी और इंपोर्ट भी होंगी। और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पेशलाइज इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिन स्पेशलाइज इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर मजीद काम और मजीद बेहतरी होगी। अच्छा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो फर्स्ट टाइम पे इनिशिएट किया गया वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट में टॉक्स स्टार्ट हुई, बाकायदा तौर पे डिस्कशन स्टार्ट हुई चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ कि जी इस तरह का कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। आ, लेकिन क्योंकि ये 2012 में उनके गवर्नमेंट की स्टार्टअप पे थी, 2013 में न्यू इलेक्शन हो गए, उनकी गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई, तो इसको जो कंटिन्यू किया बाकायदा तौर पे और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी हुई वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2013 के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे वर्किंग और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पे काम शुरू हुआ। 2015 का टाइम आया जब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी गई, जिसके अंदर चाइनीज़ पीपल भी मौजूद थे और पाकिस्तानी पीपल्स भी मौजूद थे, और एक बाकायदा तौर पे एक सेपरेट अथॉरिटी को डेवलप किया गया। जैसे नादरा है, नारा है, आपके पास पैमरा है, पैकरा है, ओगरा है, उसी तरह की एक कंप्लीट रेगुलेटरी एक अथॉरिटी को एक डेवलप किया गया जिसको आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी करार दिया, सी पैक, जिसके राइट नाउ जो चेयरमैन चेयर कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब जो हैं वो उसको अभी हेड कर रहे हैं और वो सी पैक को देख रहे हैं। इसके अलावा सी पैक के अंदर जो है वो आपकी जो PSDP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको ये बताऊं कि चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान में फ़कत ये इन्वेस्टमेंट नहीं की। चाइना का एक प्रॉपरली एक कंसेप्ट है वन रोड वन बेल्ट का। वन रोड वन बेल्ट बेसिकली अगर आप मैप के ऊपर जाके चाइना को देखें तो चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री के तौर पे मौजूद है। तो चाइना ने जो है वो अपने आप को, चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वो 13 से ज़्यादा मुल्कों के साथ है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर कोई कंट्री इंजॉय करता है वो चाइना है, क्योंकि इतने ज़्यादा बॉर्डर्स किसी भी कंट्री के साथ नहीं। जैसे लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल दें तो पाकिस्तान के पास ईरान का, अफगानिस्तान का, चाइना का और साथ में इंडिया का, बस यही बॉर्डर्स मौजूद हैं। 3 से 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन चाइना के साथ जो हैं वो 13 से ज़्यादा, 13 से ज़्यादा मुल्कों के बॉर्डर्स हैं। तो चाइना को अपनी वर्ल्ड पे ट्रेड और बिजनेस डोमिनेंसी को बरकरार रखने के लिए ऑल्टरनेटिव ग्राउंड्स, ऑल्टरनेटिव रूट्स चाहिए। चाइना ने
वन रोड वन बेल्ट का एक कंसेप्ट दिया, जिसके लिए उसने $1 ट्रिलियन को एलोकेट किया कि जी वो $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करे। $1 ट्रिलियन जो होते हैं वो 1 खरब डॉलर होते हैं। इसका मतलब होता है इसमें 100 अरब डॉलर होते हैं, और अगर आप इसको बिलियंस में बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1000 बिलियंस डॉलर। तो एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है, जिससे दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों के कितने बजट्स और कितनी इकोनॉमीज को आप खरीद सकते हैं आप इस तरह से। तो एनी हाउ, खैर से चाइना ने पाकिस्तान को भी सपोर्ट की जरूरत थी 2015 में, और पाकिस्तान को कुछ चैलेंजेस थे जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सॉल्व करना था। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला और जो सबसे बड़ा चैलेंज मौजूद था पाकिस्तान के पास, वो एनर्जी का था। एनर्जी आपके सामने एक बुनियादी तरीन जुज है। अगर आपके पास आपको अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको चीप एनर्जी की ज़रूरत है। अगर वो एनर्जी अवेलेबल ही ना हो पहले, और अगर अवेलेबल हो तो बहुत महंगे दामों अवेलेबल हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको कभी भी आगे नहीं ले आ सकते। तो माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है दो चीज़ों का, एक एनर्जी के साथ होने का और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। जितने आसान, सस्ते, महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद आपके मोटरवेज हैं, आपके हाईवेज हैं, आपकी उनकी कनेक्टिंग रोड्स हैं, जितना आसान और जितनी महफूज इस तरह के कॉरिडोर्स होंगे जहां से आप सामान को ईजिली मूव करा सकते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो ऑटोमेटिकली इसका फायदा मिलेगा। अब चाइना ने इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के जो है वो 3 से 4 बेसिक डोमेन में डिवाइड किया और उसको सीपैक का पूरा एक नाम दिया, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो पहली फिजिबिलिटी बनी थी 2015 में, उसमें चाइना ने कमिटमेंट किया था कि वो $44 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से $33 बिलियन फकत उस वक्त, अगर आपको 2015 याद हो, आप अगर गूगल जाके सर्च करें तो रोजाना पाकिस्तानियों को अपने घरों के लिए लाइट नहीं मिल रही थी, तो ऑटोमेटिकली फैसलाबाद की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लाइट बंद कर दी जाती थी। आपके पास गैस के प्रॉब्लम आते थे तो कभी गैस शॉर्ट हो जाती थी। इस तरह के पाकिस्तान को मतलब ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। अब एनर्जी क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जामिन होती है। अगर आपके पास एनर्जी मौजूद होगा तो आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो हिट करेगी पाकिस्तान जैसे मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो पाकिस्तान नीड अ फूड सिक्योरिटी एज वेल। तो ये सारी चीज़ें के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान की सबसे पहले जो लोड शेडिंग, जो एनर्जी का मसला है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, जो पावर का मसला है, इसको हल किया जाए। तो चाइना ने $44 बिलियन में दो हिस्सों में बात की। उसने कहा कि जी हम $33 बिलियन के पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाएंगे। अब ये $33 बिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, एफडीआई थी, ये बहुत हैवी थी। इसके लिए चाइना ने अपने जो बैंक्स हैं उनको पाबंद किया कि वो पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी उनको ईजी शराइत के ऊपर जो है वो लोन दिया जाए। तो ओनली जस्ट 1.6% इंटरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लोन दिया गया और उस तरह से पावर प्लांट्स बने। अच्छा, $33 बिलियन तो पावर प्लांट के लिए मुख्तस किए गए, और बाकी जो $11 बिलियन थे वो डाले गए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वक्त गुजरा, क्योंकि इनकी मीटिंग्स हर 3-3 महीने बाद एक रिव्यूज की मीटिंग होने लगी, तो इनको नजर आया कि हमारे पास तो कुछ और चीजें भी ऐसी हैं, जैसे मेन रोड तो बन जाएगी, लेकिन उस मेन रोड को जो अगर एक हाईवे जा रहा है गवादर से लेके फॉर एग्जांपल खुजदार तक जा रहा है, तो खुजदार से आपके पास कोई ऐसी कनेक्टिंग रोड होनी चाहिए जो गवादर और खुजदार को आपस में कनेक्ट करे। तो जो इंटर कनेक्टिंग रोड्स थी इनको भी सी पैक के अंदर शामिल किया गया और वो सी पैक रिवाइव हुआ। जिस तरह लाहौर की एक मशहूर प्रोजेक्ट था ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ सी पैक एट स्टार्ट, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने जाके जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स की और उसको पार्ट बना लिया सी पैक का। तो अब क्विकली आते हैं और सी पैक के हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि सी पैक की प्रोडक्ट्स में इटसेल्फ कौन कौन सी चीजें शामिल है, ताकि हमारा माइंड क्लियर है। अच्छा, फिर जब ये चीजें रिवाइज हुई तो इस वक्त का जो सी पैक है वो तकरीबन $57 बिलियन के ऊपर जा चुका है, जो स्टार्टअप पे $44 बिलियन था। यानी कि इसके अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, तो जो साइज है सी पैक का वो बढ़ चुका है। अच्छा, सी पैक के अंदर याद रखिएगा दो मुख्तलिफ
चीजें थी जिसके ऊपर काम हो रहा था। एक थी शॉर्ट टर्म, यानी कि आपने इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर ये डिसाइड किया था कि सी पैक के पाकिस्तान आने के साथ ही कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इमरजेंसी की बुनियादों के ऊपर काम होगा। तो डेफिनेटली वो उस वक्त जो जहन में चीज थी वो सिर्फ एनर्जी थी, कि अगर जब तक आप पावर प्लांट्स नहीं लगाते, एनर्जी की चीजें नहीं लगाते, तो आप फर्दर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का 2015 में जो टॉप का मसला था, जो कि उस वक्त के 18-17 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए चैलेंज बना हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस था। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो तवज्जो दी गई वो एनर्जी पे दी गई, और सेकंड पार्ट के ऊपर जो काम शुरू किया गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स की तामीर थी। ये रोड्स की तामीर आपने मुख्तलिफ मराहिल पे मुख्तलिफ जगहों पे देखी। कराची टू हैदराबाद का आपने देखा एक मोटरवे बड़ा खूबसूरत बड़ा शानदार बना। सक्कर से मुल्तान के मोटरवे तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से हवेलियां से लेके गिलगित तक का मोटरवे रेडी किया है। इसी तरह से जो आपके पास ये हजारा हाईवे वो आपके पास मौजूद है, जिसके थ्रू आप इस्लामाबाद से जो है वो एबटाबाद बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, और तीसरा गवादर। तो अब ये क्या क्या इनकी टर्म्स थी, जरा इनको, इस वक्त सी पैक किस लेवल पे पहुंचा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और क्या क्या इसके फवायद हैं, फायदों को भी साथ साथ बात करेंगे, और एनर्जी की। सबसे पहले हम एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी ही टॉप प्रायोरिटी थी इस सी पैक के आने के बाद, यानी कि 2015 के ऑनवर्ड। अब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। हमारे पास सी पैक में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ एनर्जी के खाते में, वो 17 प्रोजेक्ट्स हैं, 17 प्रोजेक्ट्स। अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें थी उसको भी एक क्विकली रिव्यू करते हैं। साहिवाल के मुकाम पे 660 मेगावाट के दो पावर प्लांट लगाए गए, तो इट्स नियर अबाउट 1300 मेगावाट की किया था। ये कोल पावर प्लांट था। स्टेटस आप चेक कर लें, ऑपरेशनल, यानी कि ये कोल पावर प्लांट ऑपरेट हो रहा है, और इसकी एनर्जी जो है वो आपके नेशनल ग्रिड में 1200 मेगावाट शामिल कर दी गई। 2015 में स्टार्ट लिया और 2017 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया गया, और इसको अब नेशनल ग्रिड से भी कनेक्ट कर लिया गया, यानी कि इसकी जो लाइट है वो अब हमें अवेलेबल होती है। इसके बाद चलते हैं जी, 660 मेगावाट का एक और पावर प्लांट पोर्ट कासिम में लगाया गया। ये दो पावर प्लांट थे, कोल पावर प्लांट थे। क्लियर, इसको सारा कंप्लीट किया गया। अगेन आपके लिए जुमला है ऑपरेशनल, कि ये भी आपके पास ऑपरेशन है, इसकी लाइट भी नेशनल ग्रिड में शामिल है। अच्छा जी, इसके बाद हबको पावर प्लांट, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पावर प्लांट बनाया गया। इसकी वीडियोस अभी यहाँ पे पड़ी है, मैं आपको वीडियो भी अभी शेयर करता हूँ। तो अभी आप सिर्फ इसको तरतीब ज़रा चेक करें कि किस तरह का एक खाली ग्राउंड मौजूद था। उस खाली ग्राउंड के अंदर जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ को जारी किया गया, और उसके बाद पूरे के पूरे पावर प्लांट को डेवलप किया गया। तो जो उसकी पूरी टाइमलाइन है वो इस वीडियो के अंदर शेयर है, कि हमने किस तरीके से हब को पावर प्लांट को किया। हब को पावर प्लांट जो है वो कराची से बहुत नियर है, जो कि 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और हब चौकी से समझ लें कि 20 किलोमीटर जो हम समुद्र की तरफ जाते हैं हब से, तो उसकी आता है। तो ये बहुत ही नियर, ये टोटल कराची के अगर आप सेंटर से बात करें तो 60 किलोमीटर अवे हब को पावर प्लांट है, ये नियर टू कराची है। अच्छा, ये अपना बहुत ही खूबसूरत पावर प्लांट है जिसको ऑपरेट किया गया और जिसको बनाया गया। मैं आपको इसकी वीडियो भी अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आप अभी एक तकरीबन 2-3 मिनट की वीडियो है, आप पहले एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर का अंदाजा हुआ कि एक पावर प्लांट किस तरह बनता है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं। और इस फॉरन वीडियो के बाद हम आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो वॉच करें।
सो आपके सामने आपने देखा इतना खूबसूरत इतना बेहतरीन एक पावर प्लांट जो था वो हपको कोल पावर प्रोजेक्ट के नाम से, ये भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत आपने वीडियो देखी। देखिए आप इसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दीली तरक्की ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगा। चौथा प्रोजेक्ट जो था वो एंग्रोही का था, तर कोल पावर प्रोजेक्ट, ये भी ऑपरेशनल है और ये भी आपके पास यहाँ पे नेशनल ग्रिड को बिजली दे रहा है। छोटा पावर छोटा है थर के अंदर का, लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मजीद काम हो रहा है। अच्छा जी, ब्लॉक 2 के ऊपर काम है, अभी सिर्फ ब्लॉक 1 के ऊपर काम किए गए और ब्लॉक 2 के ऊपर भी अभी जो काम है वो कंटिन्यूसली जारी है और ब्लॉक 2 को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद एक नई चीज थी पाकिस्तान के अंदर, जब सोलर पैनल्स के ऊपर काम किया गया और एक बहुत ही बड़ा 1000 मेगावाट का कायदे आजम सोलर पार्क बनाया गया था बहावलपुर के अंदर। ये भी ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्टेड है और इसकी जो लाइट है वो हमें मिल रही है। फिर हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म था घारो ठट्टा में, क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए और चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा कोल की तरफ नहीं रह सकते। कोल आपके पास थर में वैसे बहुत सारा मौजूद है, लेकिन आपको जो नेचुरल एनर्जी अवेलेबल है वो भी आपको लेनी चाहिए। जैसे सस्टेनेबल एनर्जी के लिए आपने ऊपर देखा चेक किया कि यहाँ पे आपने सोलर पैनल को सोलर पैनल के थ्रू भी एनर्जी ली। इसी तरह से जो विंड आपके पास बहुत तेज चल रही है और आप हमेशा ये फील करते हैं कि हम ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं और हम विंड के थ्रू एनर्जी क्यों नहीं लेते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्रो चाइना दाऊद, ये दाऊद कंपनी के साथ मिल के जो है ये पावर प्लांट बनाया गया है। सॉरी, ये विंड पावर प्लांट है और ये विंड के थ्रू चलता है, विंड टरबाइन के ऊपर चलता है, ये भी ऑपरेशनल है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा यूईपी विंड ये भी झम्पी ठट्टा में ये भी ऑपरेशनल है। इसके अलावा सचल विंड पावर है ठट्टा के अंदर, ये भी ऑपरेशनल है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2015 सी पैक के अंदर मंजूर हुए और इनको रातों रात जो है वो बनाने की कोशिश की गई ताकि जल्द से जल्द कंट्री का जो सबसे बड़ा चैलेंज था एनर्जी क्राइसिस का वो हल हो सके। इसके बाद 3 जॉर्ज सेकेंड एंड थर्ड विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप चेक कीजिए कि जहाँ 4 कोल के चल रहे थे तो वहां पे फिर 4 जो है वो विंड पावर के आ गए और आपने विंड एनर्जी को भी इस्तेमाल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऑपरेशनल है। देन उसके बाद SSRL थर कोल प्रोजेक्ट है, ये शंघाई इलेक्ट्रिक का अपना पावर प्लांट है। ये वही शंघाई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक को खरीदने के लिए काफी ज्यादा तगदो कर रही है। अच्छा जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जो फर्स्ट है वो 2022 में आ जाएगा और इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि जिसकी इसको नेशनल ग्रिड से कन्वर्ट करना और उसको कमर्शियल बेसिस पे जो लाइट मिलेगी वो फैब 2023 में होगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक ने अभी तक अपनी टाइमलाइन में जिस प्रोजेक्ट की जो डेट्स अनाउंस की हैं सी पैक में वो सारी चीज़ें वक्त से पहले, क्योंकि इसके अंदर कंशोरम है, इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। चाइना का ऑडिट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइना जो है वो उसको हर लिहाज से अपने टाइम के ऊपर पूरा करने की कैपेसिटी रखता है और वो काम पूरा भी करता है। तो अगर ये 2023 की डेट लिखी है तो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर ये पावर प्लांट भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद हबको अगेन आता है, थर के अंदर आता है और कोल प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करता है। इसको जो है ये भी 2021 के अंदर आ जाएगा। देन थल नोवा है, ये भी 2021 के अंदर आ जाएगा। करोट हाइवर पावर स्टेशन है, ये भी 2021 के अंदर अपनी कमर्शियल ऑपरेशनल डेट जो है वो 2021 दिसंबर की करें। यानी कि इसका मतलब है कि 10 ऑनवर्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब आप देखते जाइए कि नीचे कितने प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, सबकी ऑपरेशनल डेट जो है वो नियर अबाउट 2021 है। इसके अलावा 300 मेगावाट इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट था गवादर के अंदर जो कि स्टार्टअप हो भी चुका है और ग्राउंड ब्रेकिंग डन ऑन 4 नवंबर। इसके अलावा थर माइन माउथ है। तो ओवरऑल अब आपका बहुत सारा सवाल ये होगा कि इतनी सारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा आ रही है किस लिए है। आप उस एक्स्ट्रा एनर्जी को मौजूदा डिमांड के साथ नहीं देख रहे, आप फ्यूचर में पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हब में चेंज होता हुआ देख रहे हैं। देखिए, जब हम चाइना के लिए चीज़ें गवादर पोर्ट पे जहाज रुकेंगे और यहाँ पे चीज़ें रुकेंगी तो हमें वेयर हाउस भी चाहिए, हमें उन वेयर हाउस के साथ इकोनॉमिक जोन भी चाहिए। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा जिसको चाइना अपने पास कंट्री में उठा के नहीं लेके जाएगा, बल्कि उसको इंपोर्ट करके गवादरी के अतराफ में जहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी होगी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन होंगे, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज मौजूद होंगी। यहीं पे माल तैयार होगा, यहीं पे माल प्रिपेयर्ड होगा और यहीं से फॉरेन एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है
وہ کم سے کم آئے اور जो प्रॉफिट्स मेकिंग है वो हो। इस तरह नियर अबाउट 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी इन सी पैक के थ्रू, क्योंकि आपका पूरा कंट्री हो जाएगी, आपकी टूरिज्म ईजी होगी। अगर आप कराची से कागान नारायण जा रहे हैं और आपको बेस्ट हाईवेज एंड रोड्स अवेलेबल होंगी, मोटरवेज अवेलेबल होगी और आपका पब्लिक एक्सेस आसान होगा, तो आप मैक्सिमम लोग जो है वो कराची की इतनी बड़ी आबादी है, अगर उसका 10% भी सालाना नॉर्दर्न एरियाज जाना शुरू कर दे तो कराची के 2 करोड़ लोगों का मतलब है कि अगर आप 3 करोड़ लोगों में से 10% का मतलब है 30 लाख टूरिस्ट अगर आपके नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं। सिर्फ मैं कराची की फकत बात कर रहा हूँ, तो अब आप उस ट्रैवलिंग के अंदर कराची से गिलगित तक या कराची से स्कर्दू तक कितनी जगहों पे स्टे करेंगे, कितने लोगों को आप बिजनेस देंगे, कितनी ट्रेन इस्तेमाल होंगी, कितना फ्यूल इस्तेमाल होगा, किस तरीके से आप होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को पैसा देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी साइकिल जनरेट होगी कि लोगों के लिए फैमिली और हॉलीडे डेस्टिनेशन स्ट्रांग हो जाएंगे और लोग जाके रहा करेंगे। तो इस तरह से सी पैक जो है वो हजारों लाखों लोगों के रोजगार का बायस बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी का बहुत बुनियादी मसला है, कम से कम वो मसला अगले 2-3 सालों में मुकम्मल तौर पे हल होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपके सामने पावर प्लांट बता दिया। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कुछ और भी हैं जो एनर्जी एक्टिवली प्रोमोटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर हाइडल के ऊपर आ जाते हैं। तो हाइडल प्रोजेक्ट से, हाइडल वो प्रोजेक्ट होता है जो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कमर्शियल डेट है वो 2026 है जब ये अवेलेबल होगा। फिर इसके अलावा 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे गिलगित के आईयू हाइड्रो पावर है, भंडार हाइड्रो पावर है, ये सारे वो हैं जो अभी फिजिबिलिटी और रिव्यू एक्सपर्ट रिपोर्ट के अंदर है। तो हम कुल्ली बात ये कर लेते हैं कि जी 23 टोटल एनर्जी प्रोजेक्ट सी पैक के अंडर पाकिस्तान में जो बनाए गए हैं उनमें 23 हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और अगले 1 साल के अंदर हमारे पास मजीद 7 प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हम 17 पावर प्लांट्स के साथ खड़े होंगे और हमने 5 साल की प्रोग्रेस अगर सी पैक की तलाश करें तो ये 17 पावर प्लांट, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है किसी भी मुल्क के अंदर, क्योंकि 7 सालों में 17 पावर प्लांट बन नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इसको साबित किया विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान। अच्छा जी, दूसरे तरफ चलते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है सी पैक के अंदर क्या मौजूद है। सी पैक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस साल जो है बेताशा काम हो चुका है, जैसे कराकरम हाईवे फेज 2 के ऊपर काम हुआ है। ये 2016 में काम शुरू हुआ था और ये मार्च 22 में जो है वो रेडी हो चुका है, जिसके बता चुका है। हवेलियां से ये स्टार्ट होता है और ताकोट तक जा रहा है। ये काफी लॉन्ग जर्नी है जो हो रहा है। इसकी भी एक छोटी सी शॉर्टर वीडियो मौजूद है, पहले उसको देख लेते हैं सी पैक के ऊपर, देन फिर हम फर्दर बात करेंगे। लैंड स्लाइडिंग से बचना पूरा हो, रोड से पहले ही पर जगहें उतनी नीचे वाली रोड। सो अच्छा जी, आपने ये वीडियो देखी, आपके सामने एक खूबसूरत, अच्छा आपने अगर एक चीज़ नोट की हो तो लैंड स्लाइडिंग के जो जगहें होती है जहाँ से जो रोड को तबाह करते हैं, ख़राब करते हैं, उन्होंने कॉर्नर पे उसकी बड़ी स्पेशल अरेंजमेंट की हुई थी कि जो जो मुकामात जहाँ से लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा होता है और जो रोड को डिस्टर्ब करता है उसको उन्होंने कंक्रीट लगा के मुकम्मल तौर पर रोका हुआ था। तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो आगे चलते जी, पिशावर कराची मोटरवे मुल्तान सक्कर का इंटरसेक्शन है, आपस में मुल्तान सक्कर को कनेक्ट कर है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बहुत सारे लोग आप में से देख चुके होंगे, इस्तेमाल कर चुके होंगे, मैंने भी ये रोड देखी हुई है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने सेटअप किया हुआ है और इसने आपके सक्कर से मुल्तान का जो सफ़र है वो इंतहाई महदूद कर दिया और उसकी स्पीड भी अप कर दी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, खुजदार बिस्मर
रोड ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड रोड है, इसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर जो कॉर्नर के पोर्शन है उसमें काम चल रहा है, लेकिन इसका मोस्टली हिस्सा कार्पेटिंग ऑपरेटिंग हो चुका है, सिर्फ इसके ऊपर मार्किंग के जो छोटे मोटे काम है वो हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रोड है जो कि मतलब बीच में से, क्योंकि जब आप N25 के ऊपर ट्रैवल करते हैं ना, N25 वो शारा है जिसको आप RCD कहते हैं, जो कराची से आपको ईरान तक ले जाती है, और अगर वो ईरान में आप फर्दर आगे लेके चलते हैं तो ये टर्की तक जा रही है। ये RCD पुराने ज़माने में की रोड का नाम है, रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट RCD, जिसका नाम चेंज करके ECO कर दिया गया था। ये वो कंशोरम है जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और टर्की, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है, ईरान का बॉर्डर टर्की के साथ है, तो इन तीनों मुल्कों ने मिलकर 1964 में एक तंजीम बनाई थी जिसको RCD कहते हैं, जिसका पर्पज ये था कि वो ट्रेड को और इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो ये वाली रोड जो है N25 पे जब आप जाते हैं तो आपको गवादर पहुंचने के लिए 3 रास्ते आपको मिल रहे होते हैं इसी एक N25 पे चलने के लिए। एक तो वो रास्ता है जिसको आप कराची से जब आप जा रहे होते हो तो जिसको आप 0 पॉइंट कहते हैं, और वो 0 पॉइंट से आप गवादर की तरफ निकलते हैं। फिर एक दूसरा रास्ता आप आगे जाते हैं तो खुजदार से एक रास्ता मिल रहा होता है, जो आपके सामने रोड आ रहा है, खुजदार बिस्मा रोड, जो कि आपको गवादर को टच करेगा। फिर इसके आगे आप जाते हैं तो आखिर के अंदर बिल्कुल कलात के मुकाम के ऊपर आपको एक और रास्ता मिलता है जो कि पंजगोर, तुरबत और गवादर की तरफ आपको लेके जाता है। तो 3 ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप गवादर पोर्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गवादर इस टाइम पे मेन पोर्ट के तौर पे। इसके अलावा अपग्रेडेशन की गई DI खान की तरफ, ये भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये बड़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, तो ये बहुत तेजी से इसके ऊपर काम चल रहा है। फिर इसके बाद रिमेनिंग पोर्शन है 136 किलोमीटर, इसके ऊपर अभी फिजिबिलिटी चल रही है। रेल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन ML1 पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रेल की पटरी है, रेल की लाइन है, जो कराची से स्टार्ट होके आपके पास पिंडी तक पहुंचती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट ML1 है। तकरीबन इसका जो किलोमीटर आता है वो 1660 किलोमीटर आता है, और पूरे CPEC के अंदर अगर कोई सबसे महंगा तरीन मंसूबा है वो एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ML1 है। तो ML1 के बनने के बाद आपकी ट्रेन की स्पीड तेज हो जाएगी, जहां जहां सिंगल ट्रैक्स किए हुए उनको डबल ट्रैक कर देंगे, तो जो ट्रेन के मुमकिन हादसात हैं वो खत्म हो जाएंगे। जहां जहां आपके पास पुल की जरूरत है कि जिसकी वजह से जो है गाड़ियां पुल के ऊपर से चली जाए, जो आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, कहीं पे कोस्टर का हादसा हो जाता है, कभी ट्रॉली टकरा जाती है, वो सारी चीजें इस ML1 के एक्सपेंशन के बाद खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है। हवालिया ड्राई पोर्ट, अब ये वही ड्राई पोर्ट का कंसेप्ट है जो मैंने आपको बैक पे बताया कि जिस टाइम के ऊपर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप उसके साथ जो है वो उसको स्टोरेज के लिए और उसकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ों को अपने पास रखते हैं, तो उस तरह का एक ड्राई पोर्ट है। चले जी, ये हमने सेकंड पार्ट चेक किया जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, गवादर। व्हाट इज गवादर? गवादर एक डीप सी पोर्ट है और पूरी दुनिया में बहुत ही यूनिक अपनी हैसियत रखता है, बहुत ही अलग हैसियत रखता है। डीप सी पोर्ट क्या होता है? डीप सी पोर्ट वो होता है कि बड़े से बड़ा जहाज जो होता है, जब आपके पास समुद्र बहुत गहरा है और उसके ऊपर आपको कुदरती तौर पे एक पोर्ट मिल जाती है, तो वो जहाज जो है वो डायरेक्टली आके बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो जाएगा। उसको किसी भी छोटे जहाज की या छोटे पैच की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को चलाने के लिए। तो डीप सी पोर्ट होने का आपको बेताशा फायदा मिला गवादर में। आपने गवादर को मरकज बनाया। गवादर की स्ट्रेटेजिकल एंड जोग्राफिकल अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवादर पोर्ट को अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बॉर्डर का आखिरी तरीन पार्ट है। बलूचिस्तान की जो टोटल कोस्टल बेल्ट है वो तकरीबन 750 माइल्स की है। पाकिस्तान की जो टोटल कोस्टल बेल्ट है वो 1300 की है। सिंध के अंदर जो बामुश्किल तमाम 400 से 500 आ रही है, लेकिन 700 या 800 के करीब जो किलोमीटर है उसका वो कोस्टल बेल्ट का, वो बलूचिस्तान के पास है। तो इसका मतलब बलूचिस्तान के पास कोस्टल बेल्ट बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है, बहुत ज्यादा कोस्टल बेल्ट है। तो ऑटोमेटिकली उस बलूचिस्तान का जो सबसे कॉर्नर का हिस्सा है, सबसे आखिरी हिस्सा है, वो आपका गवादर कहलाता है। अगर आप उससे पहले देखें तो पूरी मेहरान कोस्टल बेल्ट पड़ रही है, उसके अंदर डिफरेंट एरियाज पड़ रहे हैं। ओमारा का भी बीच आपको नजर आ रहा है, गिडानी नजर आ रहा है, सुमियानी नजर आ रहा है, ओमारा नजर आ रहा है, पसनी नजर आ रहा है। लेकिन उन सबसे आखिर में जेवनी और गवादर, ये वो पॉइंट हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट का सबसे आखिरी हिस्सा है। इसके फौरन बाद ईरान का चाबहार स्टार्ट हो जाता है, और उसी के साथ साथ आपको गवादर से ही
फासले के ऊपर आपको जो है वो समुंदर से, अगर आपने दूरबीन लगा के देख रहे हैं तो आपको ओमान पोर्ट के ऊपर होने वाली एक्टिविटी भी नजर आ रही होती है। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत नियर है टू ओमान पोर्ट। तो ऑटोमेटिकली गवादर की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब चाइना ने सबसे पहले सिर्फ गवादर पे कंस्ट्रक्शन की बात शुरू की, लेकिन चाइना ने वक्त के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करता रहा और उसने समझा कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो एनर्जी की भी जरूरत थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत थी। गवादर को कनेक्ट करना है खुंजराब पास के साथ। अब खुंजराब पास कहाँ है? खुंजराब पास चाइना पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कि पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह आई कि सी पैक के अंदर हमने दो हिस्सों पे काम किया, क्योंकि आपका आधा मुल्क के अंदर जो है, अगर एक साइड पे पंजाब और सिंध आ रहा है और कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना है। तो सी पैक ने दो हिस्सों पे काम किया, एक वेस्टर्न रूट्स पे काम किया, एक ईस्टर्न रूट्स पे काम किया। जो ईस्टर्न रूट्स थे उसमें पंजाब में होने वाली डेवलपमेंट और सिंध में होने वाली डेवलपमेंट मौजूद थी, और जो वेस्टर्न बेल्ट पे काम किया उसके अंदर आपने केपीके के अंदर काम को देखा और केपीके के बाद नीचे बलूचिस्तान के ऊपर काम को देखा। तो इस तरह से दो रूट्स बनाए गए ऑल्टरनेटिव के, एक रूट पे काम होगा तो दूसरा रूट अवेलेबल होगा। अच्छा जी, गवादर में क्या क्या किया? गवादर में सबसे पहले आपने जाते के साथ एक्सप्रेस वे बनाई, जिसको गवादर एक्सप्रेस वे कहते हैं, और ये अक्टूबर 2020 में कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक्सप्रेस वे आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जाएगी और ये आपके काम करेगी। एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रही है कराची को गवादर के साथ। दूसरा सबसे बड़ी अचीवमेंट आपने की थी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये डेफिनेटली 2020 की टेक्नोलॉजी के साथ और 2020 के जो आपके पास कंस्ट्रक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जब उसके साथ बनेगा तो ये डेफिनेटली इस पूरे रीजन का, पूरे पाकिस्तान के बनने वाले आज तक की तारीख के तमाम एयरपोर्ट में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर का कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे चलते हैं जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक वाटर्स। गवादर का एक बहुत बड़ा मसला मीठे पानी का है। वहाँ पे पानी के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको चीज़ें करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि गवादर बेहतर से बेहतर हो सके। इसके बाद एक चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी डेवलपमेंट ऑफ फ्री जोन। गवादर को दुबई के कंसेप्ट के ऊपर एक फ्री पोर्ट रखने का कंसेप्ट है, जहाँ पे दुनिया भर के लोगों को जो है वो टैक्स में और इंपोर्ट में, और कोई भी चीज़ की वो इंपोर्ट करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर फ्री होगा। तो इसको फ्री पोर्ट का एक कंसेप्ट दिया गया कि वहाँ पे लोग सामान उतारेंगे, माल उतारेंगे और वहाँ से वो पूरे पाकिस्तान में ले आ सकते हैं। तो ये फ्री पोर्ट के ऊपर जो फ्री जोन है गवादर का, इसके ऊपर अभी काम शुरू हुआ है और अभी गवादर इसके ऊपर काम करे। गवादर के जो कंप्लीटली ऑपरेशनल है वो अभी शुरू नहीं होता। एक दफ़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो आप देखिएगा कराची पोर्ट से ज्यादा लोग फ्री पोर्ट की तरफ जाएंगे और गवादर पोर्ट पे अपने सामान को उतारेंगे। पाकिस्तानी भी उतार रहे होंगे और दूसरी कंट्री के लोग भी इंपोर्ट कर रहे होंगे चीजें। अच्छा जी, पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को भी कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि जो वर्कर्स गवादर के अंदर काम कर रहे हो, जो आसपास की आबादी है, उनके लिए काम है। तो ये 100 बेड्स का हॉस्पिटल है जिसके ऊपर काम किया गया और उसको एक्सटेंड करके जो है 300 बेड्स तक लाया जाएगा। और इसके बाद जो है पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवादर में। ये क्यों वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? ताकि जो मकामी लोग हैं उनको जो है वो जॉब्स के मौके दिए जाएं और उनको मॉडर्न ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि ये सिर्फ रोड नहीं बन रही, ये पोर्ट नहीं बन रही, इसके साथ जो इकोनॉमिक जोन बनेंगे वहाँ पे जब कारखाने लगेंगे तो उन कारखाने में ट्रेन एम्प्लॉयज़ की और ट्रेन वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो उस ट्रेन वर्कर्स के लिए ज़रूरी है कि लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, पूरी की पूरी पोर्ट सिटी को एक डिफरेंट शेप दे दी जाएगी और उसको एक ऐसा मास्टर प्लान दिया गया है कि उसको अगले 30 साल और 40 साल में जो उसमें एक्सपेंशन होगी तो उसके लिए जो है वो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जो गवादर एक्सपो हुआ करेगी उसके लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्पेसेस को बनाया गया। और अब जो आगे की गवादर की अगले 40 साल की कंस्ट्रक्शन है उसका फैसला किया गया कि वहां पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे बात होगी। तो देखिए, दुबई भी रातों रात नहीं बना, उसके पास भी एक मास्टर प्लान मौजूद था। उसको मालूम था कि 2020 में क्या करना है, 2010 में क्या करना है, 2000 में क्या करना है। तो इस तरह का एक मास्टर प्लान है कि अगर गवादर एक बेहंगम किस्म का शहर ये ना बन जाए, बल्कि गवादर के पास पता हो कि आबादी के एरियाज कौन से और कमर्शियल एक्टिविटीज के एरियाज कौन से, तो ये दोनों एरियाज अलग अलग होंगे। तो ये सी पैक का एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट था जहाँ पे गवादर को किया गया। इसके बाद आपके पास
کچھ ادرس کام کیے گئے. ادر کام میں بڑا ایک امپورٹنٹ ترین کام تھا وہ تھا فائبر آپٹک کا, کیونکہ فاسٹ انٹرنیٹ اور فاسٹسٹ انٹرنیٹ, سیم لیس انٹرنیٹ جو ہے وہ بتاشا ضروری ہے. تو آٹومیٹکلی کراس بارڈر آپٹیکل فائبرز بچائی گئی ہیں, فزیکل فائبرز ہیں جو آئی گئی ہیں. اس کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک کی جو آپٹک فائبر ہے وہ خنجراب پاس سے کراس کرتے ہوئے اس وقت تک پنڈی تک پہنچ گئی ہے. اس نے کے پی کے کو کراس کیا, چلاس کو کراس کیا, گلگت کو کراس کیا, اور اس کے بعد پنڈی پہ اپنا ہب لا کے اس نے سی پیک چھوڑ دی. اب پاکستان میں جو کمپنیز موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ فاسٹسٹ انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو وہ فائبر آپٹک کو اٹھائیں اور فائبر آپٹک کو پاکستان میں پنڈی سے لے کے آپ آگے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اس کے بعد پروجیکٹ آف ڈیجیٹل ٹیریسٹریل ملٹی میڈیا براڈ کاسٹ ہے, ڈی ٹی ایم بی, اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کام باقی ہے. اس کے بعد ریل بیسڈ پروجیکٹ بتا دیتا ہوں. کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی ایک بہت بڑا خواب ہے. آپ میں سے چند لوگوں نے شاید کبھی سرکولر ریلوے دیکھی ہو یا استعمال کی ہو. کراچی میں سرکولر ریلوے اسٹارٹ ہوتی تھی قائد آباد سے لانڈی جنکشن سے, اور یہ لانڈی سے سٹارٹ ہو کے کراچی کے ٹاور تک آتی تھی. یہ ٹرین چلتی تھی شارع فیصل کے بیک پہ آپ کو نظر آتی ہے, اور ایمس میں بھی آپ کو تھوڑی سی دور جو ریل پٹری نظر آتی ہے یہ سیم وہ سرکولر ریلوے تھی, اس پہ سرکولر ریلوے چل رہی ہے. اس کا دوسرا روٹ یہ تھا کہ کراچی میں وہاں سے نکلتی تھی, لانڈی سے نکلتی تھی, اور اس کے بعد یہ ڈگروٹ سے کنیکٹ ہو جاتی تھی, اور یہ گلستان جوہر کو کراس کرتے ہوئے, جوہر کا جو پیچھے کا ایریا ہے آپ کو نظر آتا ہے, یہ پورا کراس کرتے کرتے جو ہے ناظم آباد تک جاتی تھی, اور یہ وہاں سے ہوتے ہوئے ناظم آباد کو یا اورنگی کو آپس میں کنیکٹ کرتی تھی, اور وہاں سے واپس ہو کے لانڈی آتی تھی. تو یہ ریلوے, یہ سرکولر ریلوے جس کو آپ لوکل ریل کہتے تھے, یہ بہت بڑا حصہ تھا جس سے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے مستفید ہوتے تھے. لیکن حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ سرکولر ریلوے 20 سال ہو چکے ہیں یہ سرکولر ریلوے بند پڑی ہوئی ہے. تو اس کو دوبارہ کھولنے کی اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک منصوبہ ہے جس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بحال کیا جائے. گریٹر پشاور ریجن ماس ٹرانزٹ, جو آپ نے ماس ٹرانزٹ کا آپ جو بی آر ٹی کا بار بار ذکر سنتے رہتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. کوئٹہ ماس ٹرانزٹ کے اوپر بات ہوئی ہے, اور اورنج لائن کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے. اورنج لائن جس کو آپ مونو ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک انڈر یہ تقریباً 26 اسٹیشن کو ملاتی ہے, اور لاہور کے اندر رائے ون روڈ سے شروع ہوتی ہے یہ روڈ, اور کافی اچھی, کافی پروگریسو ہے یہ. تو یہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہینڈ اوور بھی ہو چکی ہے, اور اب جو ہے یہ لوگوں کو اس کو استعمال بھی کریں گے. تو اورنج ٹرین جو ہے وہ موجود ہے اس سی پیک کے اندر. سو یہ ساری اوور آل چیزیں تھی. باقی پروونشلس کے جو اپنے اپنے منصوبے ہیں ان کو بھی سی پیک میں شامل کیا گیا ہے, یہ پروونس کے ہیں. دین اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں, اسپیشل اکنامک زون جو میں بار بار بات کر رہا تھا, نوشیرہ میں ہے, دھابے جی میں اسپیشل اکنامک زون ہے, بوسٹن اکنامک زون ہے, علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد اکنامک زون ہے, آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ماڈل انڈسٹریل زون ہے. یہ سارے آزاد جموں کشمیر میں محمد ماربل سٹی انڈسٹری ہے, یہ سب فیزیبلٹی ابھی اس کی چل رہی ہے. تو یہ انڈسٹریل زون بنے گی, اور یہ سارے انڈسٹریل زون یاد رکھیے گا سی پیک کے روٹ کے اوپر آ رہے ہیں. جو روٹ ہم نے آپ کو پیچھے بتایا یہ اس کے اوپر آ رہے ہیں. آخر میں ایک چیز آ جاتی ہے جی, سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کیا گیا ہے. پیپل ٹو پیپل ایکسچینج کا پروگرام رکھا گیا ہے. ٹرانسفر آف نالج ان ڈفرنٹ سیکٹر, یونیورسٹیز کنشورم بنایا گیا ہے جہاں پہ بزنس اسکولز جو ہیں وہ جا کے چائنا کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل پوائنٹ تھا. فائنل ورڈز فرام مائی سائڈ, سی پیک از اے گیم چینجر, اور جتنے لوگ فوکس کریں گے سی پیک کو, جتنے لوگ دھیان دیں گے اتنا ہی فائدہ ہے, کیونکہ سی پیک اٹ سیلف پاکستان کی تقدیر کو بدلے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہتری کی طرف امید رکھنی چاہیے ہمیشہ. تو سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اس کے اندر جو پرسنٹیج ہے اس کے اندر اضافے کا باعث بنے گا. سی پیک کے جو ثمرات ہیں, دیکھیں سی پیک بہت پرانا سن رہے ہیں نا, تو آپ کو یہ فیل آ رہا ہوگا کہ ہماری زندگی میں فرق کیوں نہیں آ رہا. سی پیک 2015 کا انیشیٹ ہے, اس کے پروجیکٹس کا جو فرسٹ فیز کمپلیٹ ہوگا وہ 2020-21 میں ہوگا. یہ شارٹ ٹرم تھا فیز. اس کے بعد جو سی پیک کا فل فلیش آپ کو جو اس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ 2030 کے اندر ہوگا, جب یہ اکنامک زون اور یہ تمام چیزیں آپس میں سنک ہو جائیں گی.
یہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہو جائیں گی تو سی پیک آپ کو بہتری ملے گا. تو آئی تھنک اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سی پیک کے ٹاپک کے پر بتاشا نالج کے ساتھ اور فیکٹس اینڈ فیگرس کے ساتھ اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں. آپ لوگ کا بہت شکریہ. تھینک یو.